क्रिप्टो और जिहाद का जहां चलता है काला धंधा, पाकिस्तान के गले में पड़ गया अब खुद का ही फंदा। भीख मांगकर कूटनीति का जो सजाते हैं बाजार, भारत का एक ही प्रहार करेगा उन्हें तार तार। नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप और हमारा खास शो ना पाकिस्तान, और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसकी पहचान दुनिया भर में आतंकवाद, आर्थिक बदहाली और अजीबोगरीब कूटनीतिक हरकतों के लिए पक्की हो चुकी है। आज के इस विशेष पेशकश में हम 3 ऐसी बड़ी खबरों का बेहद बारीकी से विश्लेषण करेंगे जो पाकिस्तान की आंतरिक खोखली व्यवस्था, भारत के अद्यम पराक्रम और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने की पुरानी आदत को पूरी तरह बेनकाब करती है। हमारी पहली कहानी पाकिस्तान के उस बेहद रसूखदार राजनीतिक परिवार से जुड़ी है जो खुद को पूरे देश का भाग्य विधाता समझता है, लेकिन जिससे घर के चिराग के कारनामे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का सिर शर्म से झुका रहे हैं। पाकिस्तान में 2 विदेशी महिलाओं को बंधक बनाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला एक बेहद चौंकाने वाला और घिनौना मोड़ ले चुका है। इस शर्मनाक वारदात का मुख्य आरोपी कोई मामूली अपराधी या सड़क छाप गुंडा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार का सगा पोता मोहम्मद रजा डार है। जी हाँ, वही इशाक डार जो टीवी कैमरों के सामने बैठकर पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने के लंबे चौड़े दावे करते हैं। उनके अपने पोते पर अब विदेशी महिलाओं के साथ दरिंदगी करने और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर रंगदारी वसूलने के बेहद संगीन आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों को जो शुरुआती सुराग मिले, उनके अनुसार इस पूरी हैवानियत के पीछे कोई सीधा साधा अपराध नहीं था, बल्कि इसके पीछे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विवाद और पैसों की हेराफेरी छिपी हुई थी। ये पूरा सच दुनिया के सामने तब आया जब पीड़ित महिलाओं में से एक ने अदालत के बंद कमरे में अपना मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराते हुए दावा किया कि उन्हें अपनी जान बचाने और इस रसूखदार दरिंदे की कैद से आजाद होने के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम रकम फिरौती के रूप में देनी पड़ी थी। पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि वो अपनी एक सहेली के साथ पाकिस्तान के एक पॉश इलाके में स्थित घर में ठहरी हुई थी। वो दोनों वहां अपनी व्यावसायिक योजनाओं पर काम कर रही थी। तभी अचानक मोहम्मद रजा डार कुछ बेहद खतरनाक हथियारबंद गुंडों के साथ वहां जबरन धमक पड़ा। उसने आते ही दोनों महिलाओं को बंदूक की नोक पर एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंधक बना लिया और कंप्यूटर व क्रिप्टो करेंसी के पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने की मांग करने लगा। रजा डार ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा कि वो पैसे वाला कंप्यूटर कहाँ है जिसमें सारा डिजिटल फंड रखा है। जब डरी सहमी पीड़ितों ने रोते हुए बताया कि वो कंप्यूटर पास ही रखे एक हरे रंग के बैग के अंदर है, तब भी उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। बंधक बनाए जाने के दौरान इन बेबस महिलाओं के सिर पर लोहे की रॉड और बंदूकों के कुंदों से कई बार वार किए गए, जिससे वो लहूलुहान हो गई। इसके साथ ही हमलावरों ने उन्हें साफ धमकी दी कि अगर एक पाई उनके अकाउंट में नहीं आई तो दोनों महिलाओं की लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। इसी खौफनाक कैद और प्रताड़ना के दौरान 2 आरोपियों ने पीड़ित महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। रजा डार ने महिलाओं के स्मार्टफोन भी अपने कब्जे में ले लिए थे और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को ब्लैकमेलिंग के मैसेज भेज रहा था। शुरुआत में तो किसी विदेशी रिश्तेदार को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है, इसलिए किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो दूसरी महिला की मां ने अपनी बेटी की जान की भीख मांगते हुए जैसे तैसे 1 लाख अमेरिकी डॉलर का इंतजाम होने की बात कही। जैसे ही ये रकम रजा डार के पास डिजिटल माध्यम से पहुंच गई, उसने सबूत मिटाने और इन महिलाओं को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उन्हें एयरपोर्ट ले जाने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाता है तो कुदरत अपना इंसाफ खुद करती है।
एयरपोर्ट के रास्ते में मुख्य आरोपी की तेज रफ्तार लग्जरी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस सड़क हादसे के बाद जब स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर इन दोनों विदेशी महिलाओं को उस नरक से सुरक्षित बचाया गया। पुलिस की गहन तफ्तीश में यह भी पता चला कि मोहम्मद रजा डार पिछले साल सिंगापुर की एक बिजनेस ट्रिप के दौरान इन महिलाओं से मिला था, जहां ये तीनों एक क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप में पार्टनर बने। बाद में रजा डार ने ही जाल में बुनकर इन महिलाओं को बिजनेस वीजा का लालच दिया और पाकिस्तान आने का इंतजाम किया। यह है पाकिस्तान का असली और डरावना चेहरा, जहां विदेशी निवेशकों को निवेश के बहाने बुलाया जाता है और फिर वहां के सत्ताधारियों के परिवार ही उन्हें लूटते, पीटते और उनकी अस्मत से खिलवाड़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी कहानी की, जो भारत के शौर्य, हमारी सेना के पराक्रम और सीमा पार बैठे आतंकवाद के आकाओं पर किए गए एक ऐतिहासिक प्रहार की जीती जागती गवाही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के सफल समापन के बाद पहली बार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की कुछ बेहद गोपनीय और आंतरिक चिट्ठियां और संदेश सामने आए। इन चिट्ठियों में उस खूंखार आतंकी का दर्द, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी और भारतीय सेना के डर से कांपती उसकी पूरी संस्था साफ साफ देखी जा सकती है। मसूद अजहर ने अपने संगठन के आतंकियों को लिखे इन पत्रों में खुद कबूल किया कि मई 2025 में भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की धरती पर फल फूल रहे जैश-ए मोहम्मद के पूरे आतंकी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी है। पाकिस्तान के बहावलपुर में भारत की तरफ से जो सटीक और अचूक मिसाइल हमला किया गया था, उसने मसूद अजहर के सालों पुराने आतंकी साम्राज्य को चंद सेकंडों में मिट्टी में मिला दिया। अपनी इस चिट्ठी में किसी लाचार पिंजरे में बंद पंछी की तरह विलाप करते हुए इस दुर्दांत आतंकी ने माना है कि उस रात हुए हमले में उसकी सगी बड़ी बहन, उसका बहनोई हाफिज मोहम्मद जमील, उसका सगा भतीजा, भतीजे की पत्नी, उसकी भतीजी और उसके परिवार के 5 मासूम बच्चे एक ही झटके में मारे गए। इसके अलावा उसका सबसे वफादार साथी और जैश का मुख्य कोर कमांडर हुजैफा भी अपनी मां और अन्य खूंखार साथियों के साथ हमेशा के लिए ढेर हो चुका था। मसूद अजहर की ये भावुक और डरी हुई चिट्ठियां बताती हैं कि बहावलपुर स्थित उसका मुख्य हेडक्वार्टर, जिसे वो मार्कज जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह कहते हैं, वो अब पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस भीषण तबाही के बाद जैश के बचे कुचे आतंकियों में मौत का ऐसा खौफ बैठ गया है कि वो अब नए लड़कों की भर्ती करना तो दूर, अपनी खुद की जान बचाने के लिए पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों और बंकरों में चूहे की तरह छिपे घूम रहे हैं। इस पत्र के जरिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों की रणनीतिक जीत को दर्शाते हैं। मसूद अजहर ने खुद लिखा है कि इस जबरदस्त प्रहार के बाद कश्मीर घाटी में स्थानीय युवाओं को गुमराह करके आतंकियों की नई भर्ती करने की इनकी योजना पूरी तरह ठप हो गई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली उनकी अवैध फंडिंग और हवाले का पैसा भी लगभग पूरी तरह सूख चुका है। हमेशा की तरह मसूद अजहर अपनी इन चिट्ठियों को कट्टरपंथी मजहबी रंग देने की पूरी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तानी सेना के जनरलों से भारत के खिलाफ कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई करने की भीख मांग रहा है। वो अपनी मृत बहन को बाजी जान कहकर रो रहा है और उसे एक महान कूटनीतिक योद्धा साबित करने पर तुला है, जिसने अपने सभी 6 बच्चों को आतंक की राह पर धकेल दिया था। वो अपने बहनोई जमील की तारीफ में लिख रहा है कि वो पैसों का हिसाब किताब रखने और जैश के करोड़ों रुपयों के अवैध फंड को संभालने में माहिर था। मसूद अजहर इन हमलों के लिए सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है और लिख रहा है कि भारत ने उनके घर में घुसकर हमला करके संयम की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर उन आतंकियों के लिए एक ऐसा करारा सबक है जिससे पाकिस्तान का पूरा सैन्य तंत्र और उसके पाले हुए ये भाड़े के आतंकवादी आने वाले कई सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से में। हम रुख करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ, जो इन दिनों अपने घरेलू मोर्चे की नाकामियों और जनता के गुस्से से इस कदर घबराए हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर दुनिया के दूसरे देशों के पल्लू में छिपने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK में इस वक्त वहां की स्थानीय जनता ने जो ऐतिहासिक गदर मचा रखा है, बिजली की भारी किल्लत,
आसमान छूती महंगाई और आटे की बूंद बूंद के लिए जो विद्रोह हो रहा है उसने इस्लामाबाद की हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया। अपनी खुद की जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम शहबाज शरीफ पिछले दिनों ईरान में दिवंगत खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का बहाना बनाकर देश से बाहर निकले थे, लेकिन वहां से अपनी घरेलू बेइज्जती से ध्यान भटकाने के लिए वो सीधे तुर्की के राजधानी अंकारा भाग गए। तुर्की की धरती पर कदम रखते ही शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ फिर से वही पुराना घिसा पिटा कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया, जिसे अब दुनिया का कोई भी देश सुनना पसंद नहीं करता। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान के सामने कूटनीतिक रूप से गिड़गिड़ाते हुए और चापलूसी की सारी हदें पार करते हुए दोनों देशों के रिश्तों को दो दिल और एक आत्मा का संज्ञा दे डाला। शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए उत्तरी साइप्रस के विवादित मुद्दे पर तुर्की का अंधा और बिना शर्त समर्थन करने का लिखित वादा किया। इसके बदले में उन्होंने तुर्की से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि वो कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का साथ देने की भीख को स्वीकार कर ले। पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरे, जबकि भारत का रुख इस मामले में हमेशा से अत्यंत स्पष्ट, कड़ा और अडिग रहा है। भारत ने दुनिया को बार बार ये याद दिलाया है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है और हमेशा रहेगा, और ये पूरी तरह से एक द्विपक्षीय मामला है जिसमें किसी भी तीसरे देश का मध्यस्थ की दखलंदाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी हास्यास्पद बात है कि शहबाज शरीफ अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर राष्ट्रपति एर्दोगान को अपना बेहद प्रिय भाई बता रहे हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जाने के ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि खुद उनका अपना मुल्क IMF के सामने चंद अरब डॉलर की किश्त के लिए कटोरा लेकर खड़ा है। एक तरफ POJK की पीड़ित जनता पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों, दमन और जबरन टैक्स वसूली के खिलाफ सड़कों पर उतरकर भारत के साथ आने और तिरंगा लहराने की मांग कर रही है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ दुनिया के सामने ये पाखंड रच रहे हैं कि वो कश्मीरियों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। पाकिस्तान की ये दोगली कूटनीति अब वैश्विक पटल पर पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और तुर्की समेत दुनिया के तमाम बड़े देश भी अब पाकिस्तान के इस खोखले चरित्र और उसकी माली हालत को अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज के इस विशेष और विस्तृत समाचार पेशकश में हमारे पास उतना ही। पाकिस्तान की आंतरिक बदहाली और बेबसी और भारत के बढ़ते वैश्विक गौरव की तमाम अन्य प्रामाणिक खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।